हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पॉकेट सिनेग्राम में स्वागत है। और आप सुन रहे हैं राज, जो लिखी है सभा ने। और मेरे और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस कहानी का पहला भाग, हादसा। अरे किशन, जल्दी चल, तू भी पूरा पागल है। क्या जरूरत थी मौसी के यहाँ बैठकर पकोड़े खाने की, जबकि मालूम है अंधेरा होने के बाद गांव में वापस जाना कितना जानलेवा है। संध्या भी हो गई है, बस अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह से महल वाला रास्ता पार कर लूं। एक आदमी खुद से बड़बड़ाता हुआ सड़क पर तेजी से साइकिल पर चला जा रहा था। मन में सारे देवी देवताओं को मनाते हुए वो आगे बढ़ रहा था, पर आज शायद उसकी किस्मत खराब थी, इसलिए उसकी साइकिल की चेन उतर गई। अरे यार, तुझको भी अभी नखरा दिखाना था, झुंझलाता हुआ वो अपनी साइकिल से बोला। वो उतरकर अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगा। थोड़ी मशक्कत करने के बाद साइकिल ठीक हो गई, पर धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लग गया था। किशन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंधकार वातावरण में ना होकर उसके चेहरे पर व्याप्त हो चुका था। हे भगवान, देर तो हो गई है, पर कृपा करो प्रभु, बस महल पार करवा दो। अगर सही सलामत घर पहुंच गया तो कल मंदिर में पूरे 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। किशन रिश्वत की पोटली खोलता हुआ बोला। डरता हुआ किशन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। उसके डर से इधर उधर देखना भी छोड़ दिया था। अचानक किशन को अपने आसपास के तापमान कम होना प्रतीत हुआ। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे। ठंड होने के बाद भी चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग गया। वो तेजी से वहाँ से निकल जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों पैरों में ताकत ही नहीं रही। फिर उसे महल दिखाई देने लगा, जो वही ऊंचाई पर बना हुआ था। महल की ओर जाने वाली सड़क मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी। ना चाहते हुए भी किशन की नजर उस अंधेरी सड़क की ओर मुड़ गई, जहाँ पूरी तरह अंधकार फैला हुआ था। किशन की नजरें उस अंधेरे रास्ते के ऊपर की ओर उठते हुए महल की ओर बढ़ने लगी और अंततः महल की एक खिड़की पर जाकर ठहर गई, जहाँ कोई खड़ा था। किशन की आंखें डर से फैल गई और उसकी सारे शरीर झुरझुरी सी दौड़ पड़ी। उसके पैर भय से जम गए और वो साइकिल से गिर पड़ा। शांत वातावरण में उसकी चीख से कांप उठा। अचानक वो तेजी से उठा और गांव की ओर भागने लगा, पर अचानक वो रुक गया। ऐसा लगा जिसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिया हो। भय से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका कलेजा अभी मुंह से बाहर आ जाएगा। अचानक वो मुंह केवल नीचे गिरा और पीछे के ओर खींचता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। चमगादड़ों का एक झुंड महल के गुम्बद से उड़ा और अंधेरे में खो गया। खिड़की पर खड़ी वो आकृति धीरे से पीछे की ओर मुड़ी और गलियारों में धीमी कदमों से चलने लगी और धीमे धीमे चलती हुई वो आकृति महल की अंधेरों में गुम हो गई। अगले दिन गांव में हंगामा हो गया। किशन की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी साइकिल महल की ओर जाने वाली सड़क के पास मिली थी। किशन की मौसी से पता चला कि वो शाम होने से पहले ही अपने घर की ओर निकल पड़ा था। गाँव के रामलीला वाले मैदान पर सरपंच वेद प्रकाश पांडे अगुवाई से पंचायत बैठी हुई थी। वेद प्रकाश पांडे करीब 55 साल के रौबदार व्यक्ति थे। अनुभव उनके चेहरे के और बालों से स्पष्ट रूप से झलक रहा था। ऐसा कब तक चलेगा सरपंच जी? उस दुष्ट डायन ने फिर हमारे गांव के एक आदमी को अपना निवाला बना लिया। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? भीड़ में से कोई एक बोला। उस महल से दूरी बनाकर रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सरपंच वेद प्रकाश पांडे बोले। डायन? कैसे डायन? एक नौजवान लड़के ने आश्चर्य से पूछा। सभी की नजरें उस नौजवान की ओर मुड़ गई। वो एक 21-22 साल का सामान्य कदकाठी का लड़का था। उसने काले और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस गांव में नए आए हो क्या बेटा? एक बुजुर्ग ने उस नौजवान से सवाल किया। जी हाँ, बचपन में 1-2 बार आया था, फिर यहाँ आना नहीं हो सका। कई सालों के बाद यहाँ आया हूँ। वैसे मेरा नाम चैतन्य है, उस नौजवान ने कहा। किसके घर से हो? सरपंच वेद प्रकाश पांडे ने पूछा। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और चैतन्य के बगल में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे महेश, ये तुम्हारे मेहमान है क्या? कौन है ये? हाथ जोड़ उस आदमी की ओर देखकर एक अन्य पंच ने कहा। जी साहब,
मेरी बहन का बेटा है, शहर में रहता है, कल ही यहाँ आया। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी नानी से मिलने आया है। महेश ने धीरे स्वर से कहा। सुभद्रा का बेटा है, कितना बड़ा हो गया है, छोटा सा था, इसे तब देखा था। सरपंच वेद प्रकाश पांडे ने कहा। जी सरपंच साहब, पिताजी के निधन के बाद बहन का गाँव आना हुआ ही नहीं था। महेश ने कहा। ये आप सब किस डायन के बारे में बात कर रहे हैं? चैतन्य ने फिर से सवाल किया। वेद प्रकाश पांडे जी ने चैतन्य की ओर देखा और कहा, पूरी कहानी तो ठीक से मालूम ही नहीं, पर इस गांव के बुजुर्गों की जानकारी के अनुसार 150 साल पहले उस महल में रहने वाली रानी चित्रलेखा ही वो डायन है जो उस महल में कैद है। डायन? महल में कैद डायन? क्यों कैद है वो डायन? फिर से चैतन्य ने प्रश्न पूछा। सभी ने चैतन्य की ओर घूर कर देखा। अरे तुमको का पड़ी है भाई, मेहमान हो यहाँ पर, अच्छे से रहो, खाओ पियो, सबसे मिलो और फिर जाओ अपने घर। तुम काहे को इस पचड़े में पड़ रही हो? एक आदमी बिरफते हुए बोला। अरे हमें भी तो कुछ पता चले, हो क्या रहा है यहाँ? एक पूरा का पूरा आदमी गायब है और आप लोग पुलिस स्टेशन की जाने की बजाय डायन की रट लगा रहे हैं। इस बार चैतन्य झल्लाहट से बोला। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, जिस बारे में जानते नहीं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? उस डायन के बारे में बोलने से पहले हम सब 100 बार सोचते हैं। क्यों? उसके बारे में बात करने से ऐसा क्या हो जाएगा? इस बार चैतन्य की बातों में व्यंग का पूड भी शामिल था, क्योंकि उसके बारे में बातें करने से उसकी ताकत बढ़ती है। सभी की नजरें वेद प्रकाश पांडे की ओर मुड़ गई। बस अब और कुछ नहीं बता सकते हैं तुम्हें। देखो महेश, तुम भी सब अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए इसे समझाओ कि इस तरह से डायन का जिक्र यहाँ ना करे। हम इस गाँव की मुसीबतें और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वेद प्रकाश पांडे बोले। जी हुजूर, मैं इसे समझा दूंगा, अभी यहाँ नया है ना, इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता। महेश हाथ जोड़ के बोला। अच्छी बात है। ऐसा कहकर सरपंच वेद प्रकाश पांडे अपनी जगह पर खड़े हो गए। पहले भी सभी को बताया जा चुका है कि संध्या होने के बाद उस महल के रास्ते पर जाना मना है। आज फिर आप सबको सचेत किया जाता है कि चाहे कितना भी जरूरी काम हो, संध्या के बाद उस रास्ते से गुजरना मना है। इस चेतावनी के बाद भी यदि कोई उस रास्ते से गुजरता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। सरपंच वेद प्रकाश पांडे जी ने ये घोषणा करते हुए कहा। सरपंच की घोषणा के साथ ही पंचायत बर्खास्त कर दी गई। सभी अपने अपने रास्ते चल पड़े। ये क्या बात हुई? एक आदमी गायब हो गया और उसका पता लगाने की बजाय यहाँ सब अपना पल्ला झाड़ तक खड़े हो गए। चैतन्य झुलसते हुए बोला। देखो बेटा, हमें भी और तुम्हें भी चेतावनी दी जा चुकी है। अब इस बारे में ज्यादा बातें करके मेरी मुश्किल और ना बढ़ाओ। महेश चिंतित स्वर से चैतन्य से बोला। पर मामा जी, पर कुछ नहीं, जल्दी घर चलो। नानी और मम्मी घर में हमारी राह देख रही होंगी। दोपहर के भोजन का समय भी हो गया है और अमित भी दुकान से आता होगा। बाकी बातें घर पर करेंगे। महेश लंबे लंबे डग भरता हुआ घर की ओर बढ़ते हुए बोला। चलते चलते चैतन्य के पैर ठिठक गए। वो थोड़ी देर तक अपने मामा जी को जाते हुए देख रहा था, फिर उसकी नजर दूर पहाड़ी पर बने हुए महल की ओर चली गई। महल का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था। सिर्फ महल का ऊपरी गुंबद सूरज की तेज रोशनी से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। डायन? चैतन्य अपनी भौएं उठाते हुए धीरे से कहा, फिर मुंह से गर्म सांसें छोड़ता हुआ अपने सिर को हिलाने लगा। कहाँ रुक गए बेटा, जल्दी आओ। महेश ने चैतन्य को जोर से आवाज लगाई। हाँ हाँ मामा जी, आया, कहते हुए चैतन्य ने अपनी मामा की ओर दौड़ लगा दी। हरिपुर, प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गाँव। प्रकृति ने कुछ ज्यादा ही दुलार दिखाया था इस गाँव पर। हालांकि अब गाँव की हवा में कस्बाई महक भी घुलने मिलने लगी थी। एक समय था जब इस गांव के लोग खेती कर और खेती से संबंधित कार्यों द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, परंतु अब नई पीढ़ी विकास के रास्ते की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रही थी। पर महल की डायन की कहानियों ने इस विकास की रफ्तार को धीमा करके रखा था। गाँव में 10वीं तक ही शिक्षा उपलब्ध थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहरी एकमात्र रास्ता था, पर चूंकि यह रास्ता महल से होकर गुजरता था, इसलिए ज्यादातर लोग 10वीं के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई ही बंद कर देते थे और वे अपने पैतृक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते थे। उस महल का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उस रास्ते से गुजरने से परहेज ही करते थे। दूसरी तरफ मोबाइल फोन आने के बाद भी वहाँ के युवाओं में आधुनिकता की एक परत सी चढ़ गई थी और वे डायन की कहानियों से किनारा करने लगे
थे, पर ऐसे युवाओं की संख्या ना के बराबर थी। हालांकि आगे चलकर वही युवा गांव के शांत फिजाओं में हलचल पैदा करने वाले थे। आखिर क्या रहस्य था उस महल का? लोग उसके बारे में बातें करने से कतराते क्यों थे? सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे आगे के भाग में, तो साथ बनाए रखें हमारे साथ।